हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एपेक्स क्लासेस। मैं अविनाश पारिक स्वागत करता हूं आपका एपेक्स क्लासेस के डिजिटल मंच पर। जितने भी लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, स्वागत है स्टूडेंट सभी का। आपका एनडी का एग्जाम 4 सितंबर को है, तो इसी एग्जाम के लिए हमने अभ्यास टेस्ट सीरीज का आज मॉडल पेपर नंबर हमारा जो 18 वाला जो मॉडल पेपर है उसको सॉल्व करने वाले। सारे के सारे क्वेश्चन स्टूडेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट सारे के सारे क्वेश्चंस है, जुम्बल्ड क्वेश्चन है। अभी आपका लास्ट समय में जो भी प्रिपरेशन चल रही है उसको आपको तेज धार देने के लिए ये क्वेश्चन सीरीज चलाई जा रही है। आपको लास्ट टाइम में क्या करना है, जितने भी फॉर्मूलाज वगैरह मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। फॉर्मूलाज को बार बार रिवाइज करना है, कॉन्सेप्ट को बार बार रिवाइज करना, और सारे के सारे जितने भी आपके सब्जेक्ट है इन सभी को साथ में लेके चलना है, क्योंकि सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट से नहीं होने वाला है, तो इसलिए आपको सारे के सारे सब्जेक्ट को इक्वल वेटेज देना है। तो चलिए मूव करते हैं। देखिए, जितने भी स्टूडेंट हमारे साथ में नए जुड़े हुए हैं उनके लिए एक शानदार इंफॉर्मेशन है कि एपेक्स क्लासेस का एपेक्स डिफेंस एकेडमी, एपेक्स आरबीएससी और एपेक्स स्कूल कंपटीशन क्लासेस, इन सभी के आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो इन चैनल के लिए क्यूआर कोड है, इन क्यूआर कोड को आप स्कैन करके भी यहाँ से डायरेक्ट चैनल पर जा सकते हैं। अगर आपने अभी तक भी ऐप डाउनलोड नहीं किया है, एपेक्स क्लासेस का जितने भी ऐप है, जितने भी कंपटीशन एग्जाम उनके लिए ऐप बना हुआ है, जहां पर आपको समय समय पर अलग अलग ऑफर्स वगैरह मिलते हैं, अप टू 90% ऑफ मिलता है, 80% ऑफ मिलता है, और यहां पर शानदार इंटरेक्टिव विशेषज्ञों के द्वारा क्लासेस ली जा रही है, उसको भी आप स्कैन कर सकते हो। इसको क्यूआर कोड को स्कैन करके आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो। और फर्दर अगर आपको और इसमें कोई इंक्वायरी लेनी है तो ये कस्टमर सपोर्ट नंबर जो आपका ऐप का है, इस पर भी आप कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हो। स्टूडेंट, इस ऐप पर आपको सारे के सारे कोर्सेज, जितने भी आपके कंपटीशन एग्जाम के कोर्सेज है, आरपीएससी के या फिर आपके राज्य कर्मचारी चयन आयोग के या फिर नीट, जेई, डिफेंस, स्कूलिंग के या फिर डिफेंस एग्जाम से रिलेटेड, तो जितने भी आपके कोर्सेज है वो सारे के सारे कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल है। तो मूव करते हैं क्वेश्चंस पर। देखिए, आज की क्लास का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला गया है। क्वेश्चन सारे के सारे शानदार है, मिक्स है। एक बार जितने भी लोग जुड़े हुए हैं स्टूडेंट, आपको शेयर कर देना है, बिल्कुल लास्ट मोमेंट है। पिछले 20 दिनों से हम पूरा का पूरा जितने भी आपके क्वेश्चंस है इन सभी को हम शानदार तरीके से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल, सभी को शानदार तरीके से कर रहे हैं। आई होप आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से इसकी चल रही होगी। और लास्ट मोमेंट है तो लास्ट मोमेंट के कुछ क्वेश्चंस है, थोड़े से टिपिकल क्वेश्चंस, थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चंस मैं आज की क्लास में आपके लिए लेकर आया हूं, जिनसे स्टूडेंट डरते हैं, लेकिन ये क्वेश्चंस को मैं इस तरीके से आपको करवाने वाला हूं कि ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके इजी से बन जाएंगे। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 27, इससे पहले क्वेश्चंस हम कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 27 से पहले, तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। ए सॉलिड डिस्क एंड ए सॉलिड स्फीयर, सॉलिड डिस्क आपको गिवन है और सॉलिड स्फीयर आपको गिवन है, हैव द सेम मास, लैंग्वेज का खेल है, लैंग्वेज पढ़नी है, एंड सेम रेडियस, दोनों की रेडियस कितनी है, सेम है। तो मैं मास और एम, मास को एम मान लेता हूं, रेडियस को आर मान लेता हूं, ठीक है। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास। एक बार ट्राई करना है, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं एक बार स्टूडेंट आपको शेयर करना है। ये इसके अंदर पूछा गया है कि किसका इनर्शिया किसका ज्यादा है, इनर्शिया के रिगार्डिंग पूछा गया है। तो देखिए स्टूडेंट, अगर हम बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा क्या होता है, जैसे कि हमारा एक इनर्शिया होता है, एक बेसिक प्रॉपर्टी होती है अनेबल टू चेंज इट्स स्टेट। तो आपकी रेस्ट स्टेट में तो वो रेस्ट में रहेगा, और अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में रहेगा। इसे हम बोलते हैं इनर्शिया, अनेबल टू चेंज इट्स स्टेट को हम इनर्शिया बोलते हैं। ये आपका लीनियर मोशन में होता है, लेकिन जब भी हम बात करते हैं रोटेशनल मोशन में, अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है तो वो अपनी इस पोजिशन को, अपनी रोटेशनल मोशन को चेंज करने में अपोज करता है। इसी अपोजिशन की, इसको हम क्या बोलते हैं, फिनोमिना को मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर हम बात करते हैं स्फीयर के लिए, सॉलिड स्फीयर के लिए हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना रहता है, दैट इज 2/5 mr स्क्वायर। इस तरीके से, इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर ए डिस्क, डिस्क भी कैसी है, सॉलिड डिस्क है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना रहेगा, 1/2 mr स्क्वायर। देखिए, दोनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया में पता है, तो यहां से पूछा गया है, ये 2/5 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/5 को हम लिख सकते हैं 0.4 mr स्क्वायर, mr
स्क्वायर। इसी तरीके से ये हो सकता है हमारा 0.5 mr स्क्वायर, इस तरीके से। तो ये हमारे पास में दोनों के डिस्क के और स्फीयर के दोनों के हमारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहां से देखने से ही पता पड़ रहा है कि डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो ज्यादा है। परी गोयल हमारे साथ में है, स्वागत है परी। जितने भी लोग जुड़े हुए हैं स्वागत है। एक बार वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। यहां देखते हैं आई डिस्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका डिस्क का ज्यादा है कंपेयर टू सॉलिड स्फीयर, दैट इज आई एस। तो यहां से हम स्टेटमेंट को पढ़ते हैं कि क्या बोला गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा क्या रहता है, सबसे ज्यादा रहता है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा हायर रहने वाला है। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ रही होगी। बहुत ही शानदार से शानदार क्वेश्चंस है। थोड़े से टिपिकल क्वेश्चंस भी मैंने इस बार डाले हैं क्योंकि लास्ट टाइम है, तो लास्ट टाइम में हमें इन क्वेश्चंस पे भी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका टेम्परेचर, जो हमारा थर्मोमेट्री है वहां से क्वेश्चन है ये। देखिए क्या बोला गया है, द टेम्परेचर ऑफ ए प्लेस ऑन वन सनी डे इज 113 इन फ़ारेनहाइट स्केल। तो कोई भी आपका एक डे है, कोई भी आपका प्लेस है, वहां का टेम्परेचर आपको कितना गिवन है, 113 फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट में आपको ये गिवन है, फ़ारेनहाइट में गिवन है। द केल्विन स्केल रीडिंग इन दिस टेम्परेचर विल बी। तो केल्विन में इसका कितना रहेगा, मतलब फ़ारेनहाइट में आपको गिवन है तो आपका कितना केल्विन ये रहने वाला है, आपको ये पूछा गया है। तो स्टूडेंट यहां से हम स्टार्ट करते हैं कि जब भी हम कन्वर्जन वाले क्वेश्चन स्टूडेंट आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं इस तरीके से, तो कन्वर्जन वाले स्टूडेंट एग्जाम में आपसे अगर पूछे जाएंगे तो हमें किस तरीके से कन्वर्ट करना है एक बार हम बता देते हैं। तो केल्विन और फ़ारेनहाइट में क्या रिलेशन होता है, सबसे पहले हम बात करते हैं केल्विन और फ़ारेनहाइट में जो रिलेशन रह रहा है उसके बारे में बात करते हैं। तो K-273 लोअर टेम्परेचर अपॉन में आपका यहां पर 5 आने वाला है। और अगर हम बात करते हैं फ़ारेनहाइट में तो F-32 अपॉन 9, यही रिलेशन होता है हमारा, यही रिलेशन होता है। आई होप बिल्कुल। आशीष, ओके सर, स्वागत है आशीष आपका। देखिए क्वेश्चन हमारे शानदार है। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, यहां पे सॉल्व करते हैं इसको। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहां से केल्विन में कितना आने वाला है, अगर हम इसको यहां पे ऊपर की तरफ प्लेस करवाते हैं तो 5/9 F-32 और ये इधर की तरफ प्लेस होके कितना बना लेगा, 273। फ़ारेनहाइट का वैल्यू कितना गिवन है, अंश नेहरा, बिल्कुल अंश नेहरा हमारे साथ में है। गुड मॉर्निंग, स्वागत है अंश नेहरा आपका। देखिए क्वेश्चंस में हमें बोला गया है कि फ़ारेनहाइट में कितना गिवन है, 113 फ़ारेनहाइट। तो हम पुट कर देते हैं यहां से 113 फ़ारेनहाइट। अगर हम यहां से 113 फ़ारेनहाइट पुट कर देते हैं, देखिए तो 5/9 केल्विन में पूछा गया है, 5/9 113 माइनस 32 प्लस 273। एक बार ट्राई कीजिए इसको सॉल्व करने का, ट्राई कीजिए एक बार इसको सॉल्व करने का, कितना आ रहा है आपका। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो पोल एक बार आपको ये देना है, इसके अंदर क्वेश्चंस आपको देना है। आंसर जो भी आ रहा है एक बार आप अपने से प्रैक्टिस कीजिए। क्या होने वाला है इसका फाइनल आंसर, एक बार आपको आंसर बताना है। देखिए अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो समथिंग ये 38.5 केल्विन के समथिंग आने वाला है। तो राइट ऑप्शन बनने वाला है ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि ज्यादा हमारा नजदीक में ये है। अच्छा, सबका सेंटर आ चुका है, बिल्कुल। किसी का दिल्ली आया है, अंश नेहरा का दिल्ली आया है। एक बार स्टूडेंट जितने भी जुड़े हुए हैं एक बार अपना सबका सेंटर नोएडा, आशीष का नोएडा आया है, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, देखते हैं। इफ द फॉलोइंग वर्क डन
ऑन द सिस्टम और बाय द सिस्टम इज 0। तो वर्क डन हमारा कितना है? वर्क डन हमारा कितना है? 0 है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर ए गैस केप्ट एट सर्टेन टेम्परेचर इज करेक्ट? वर्क डन हमारा कैसा है? 0 है। चेंजिंग इज इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू फ्लो ऑफ हीट इज आउट ऑफ द सिस्टम। चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज लेस देन द हीट ट्रांसफर, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। और सी ऑप्शन था हमारा, इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज मोर देन द हीट फ्लो। तो एक बार इसको सॉल्व करके बताना है। हिंदी मीडियम वालों के लिए हम बात करते हैं, क्या बोला गया है? यदि सिस्टम या सिस्टम द्वारा किया गया कार्य शून्य है, वर्क डन क्या है हमारा? वर्क डन हमारा 0 है। तो एक निश्चित तापमान पर रखी गैस के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? परिवर्तन प्रणाली की आंतरिक ऊर्जा जो गर्मी के प्रवाह के बराबर है, सिस्टम से बाहर है। प्रणाली की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन गर्मी हस्तांतरण से कम है। प्रणाली की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन गर्मी प्रवाह से अधिक है और निर्धारित नहीं किया जा सकता। देखिए स्टूडेंट, हमें थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ पता है। थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? ऑप्शन ए, बिल्कुल ऑप्शन ए सही है। देखिए थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि अगर किसी भी सिस्टम को हम हीट देते हैं तो हमारा जो पूरा का पूरा हीट है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करने में, और वर्क डन में हमारा ये कंप्लीट हो जाता है। यहां से देखिए बिल्कुल आशीष कुमावत का आया है ऑप्शन नंबर ए, अंश का भी आया ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं, देखिए यहां पर क्वेश्चन में बोला गया है कि वर्क डन हमारा क्या है? सिस्टम का वर्क डन हमारा 0 है। तो यहां से देखिए अगर ये वर्क डन हमारा 0 रहेगा तो Q इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा? डेल्टा U। Q इक्वल टू डेल्टा U, मतलब हीट फ्लो हमारी किसके बराबर हो जाएगी? इंटरनल एनर्जी के बराबर होने वाली है। तो यहां से राइट ऑप्शन क्या बोलेगा? चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू द हीट फ्लो और आउट ऑफ द सिस्टम। तो यहां से राइट ऑप्शन बनने वाला है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल जिन्होंने भी कमेंट किया है सभी का आंसर सही है। ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें राइट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका शानदार सा ग्रेविटी का है, ग्रेविटी से रिलेटेड है। एक बार आपको कमेंट करना है इस क्वेश्चन का आंसर। शानदार सा क्वेश्चन है। देखिए एक बार मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। टू बॉडीज ऑफ मास m ईच आर प्लेस्ड एट r डिस्टेंस। दो बॉडी है, दोनों एक दूसरे से r डिस्टेंस पर है। इन अनदर सिस्टम टू बॉडीज ऑफ मास 2m ईच आर प्लेस्ड एट r/2। मतलब अब क्या हो गया? मास हमारा दुगना हो चुका है और रेडियस क्या हो चुकी है? हाफ हो चुकी है। If F is the gravitational force of the bodies in the first system, then the gravitational force between the bodies in the second system will be। तो यहां से स्टूडेंट बोला गया है शुभम कुमार ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आया है, देखते हैं शुभम का आंसर सही है क्या? ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल देखते हैं। देखिए हमें पता है ग्रेविटेशनल लॉ से कि F फोर्स बराबर कितना रहता है? दैट इज G कैपिटल M। दोनों का मास कितना है? M है, तो M स्क्वायर, और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? R है, तो R स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया फोर्स दोनों बॉडीज के बीच में। सेकंड में क्या बोला गया है कि फोर्स को हमने क्या कर दिया है? फोर्स मास को हमने क्या कर दिया है? डबल कर दिया है, दैट इज G। मास को हमने डबल कर दिया है तो 2m इंटू 2m होगा, और डिस्टेंस को हमने क्या कर दिया है? हाफ कर दिया है, r/2 कर दिया है। तो यहां से हम इसको लिखेंगे r/2 का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं इसको। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट तो देखिए f डैश इक्वल टू कितना बना लेगा? ये 2 और 2 मल्टीप्लाई होके 4gm स्क्वायर, r स्क्वायर, ये 2 आपका स्क्वायर के साथ में ऊपर जाके वापस ये 4 बना लेगा। दैट इज f डैश इक्वल टू 16gm स्क्वायर अपॉन r। F डैश इक्वल टू 16gm स्क्वायर अपॉन r। तो हम कह सकते हैं कि gm स्क्वायर अपॉन r क्या हमारा मास को रिप्रेजेंट करता है। चलिए तो F डैश इक्वल टू कितना हो गया? 16 इंटू F, 16 इंटू F, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें राइट ऑप्शन है। ऑप्शन ए, बिल्कुल अंश नेहरा का आंसर आया ऑप्शन नंबर ए, आशीष का भी आया ऑप्शन नंबर ए, दोनों का आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है?
द सन इज सीन लिटिल बिफोर इट राइजेस एंड फॉर शॉर्ट आफ्टर while after the sets. This is because total internal reflection, atmospheric reflection. ये इस क्वेश्चन नंबर 31 का आपको आंसर करना है. एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन, apparent shift in the direction of the sun, dispersion. सूरज उगने से पहले और अस्त होने के कुछ देर बाद तक दिखाई देता है. तो इसका कारण क्या होता है? कौन सी किस कारण की वजह से ये होता है? देखिए, सूरज उगने से पहले और अस्त होने के कुछ देर बाद में दिखाई देता है. इसका कारण क्या है? इसका कारण है हमारा वायुमंडलीय अपवर्तन. बिल्कुल, आशीष कुमावत का ऑप्शन नंबर बी आया है. ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है. देखिए, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण ये क्या दिखाई देता है? सूर्य हमारा थोड़ा सा उदय होने से पहले और अस्त होने के बाद में क्या दिखाई देता है? थोड़ा सा लेट, हमें दूर तक हमें दिखाई देता है. बिल्कुल, सागर सिंह गुज्जर का बिल्कुल सही है. ऑप्शन नंबर बी सही आया है. ऑप्शन नंबर बी सही है. एक बार मैं आपको बताना चाहूंगा रिफ्रैक्शन क्या होता है. जब भी कोई लाइट रे पास होती है, जब भी कोई लाइट रे पास होती है तो डिफरेंट मीडियम में वो ट्रेवल करती है. एक मीडियम से डिफरेंट मीडियम में वो ट्रेवल कर जाती है और साथ ही साथ में अपने जो ओरिजिनल पाथ है वहां से वो बैंड कर जाती है. तो इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं, रिफ्रैक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेज इज नॉन सेंट्रल और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स किसे बोलते हैं? निम्नलिखित में से कौन सा बल गैर केंद्रीय और गैर रूढ़िवादी मीन्स संरक्षी, एक तो होगा आपका गैर केंद्रीय और असंरक्षी बल बोला गया है. यहां पर क्या बोला गया है? असंरक्षी बल. निम्न में से कौन सा हमारा बल गैर केंद्रीय और असंरक्षी बल है? इसके बारे में पूछा गया है. क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर करना है आपको सभी को. क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर करना है. देखिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स किसे कहते हैं. तो ऐसा फोर्स जिसमें हमारा जो पाथ है वो पाथ किस पे पाथ इंडिपेंडेंट रहता है. अगर वर्क डन, ऐसा फोर्स जिसमें वर्क डन हमारा पाथ इंडिपेंडेंट रहता है तो उसे हम बोलते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं. वो सिर्फ और सिर्फ एंड पोजीशन पे डिपेंड करता है, उसके पाथ पर निर्भर नहीं करता है. तो इसे हम बोलते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, असंरक्षी बल. इसी तरीके से स्टूडेंट नॉन सेंट्रल फोर्स किसे कहते हैं? मींस जब भी हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, कूलाम फोर्स के बारे में, तो दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग, दो चार्ज को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग, दो मास को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग ये फोर्स लगता है. तो जब भी इस तरीके का फोर्स होता है तो उसको हम सेंट्रल फोर्स बोलते हैं. लेकिन अगर हम बात करते हैं फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में तो ये पाथ इंडिपेंडेंट होता है. ये सिर्फ एंड पोजीशन पे डिपेंड करता है. और इसी तरीके से ग्रेविटेशनल फोर्स, ये सब हमारे पाथ डिपेंडेंट होते हैं. तो ये सब हमारे कंजर्वेटिव फोर्स है और ये हमारा फ्रिक्शन फोर्सेस हमारा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है. ये तीनों के तीनों फोर्स हमारे एंड पॉइंट पे, मतलब दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग लगते हैं. तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं ये हमारा सेंट्रल फोर्सेस रहेंगे, केंद्रीय बल रहेंगे. तो फ्रिक्शनल फोर्स हमारा दोनों ये बॉडी पर, ये इस पे दो ऑब्जेक्ट को जोड़ने वाली लाइन के अलोंग नहीं रखता है. तो ये आपका नॉन सेंट्रल फोर्स है, गैर केंद्रीय बल है. तो राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर ए. ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा सही रहने वाला है. बिल्कुल, अंश नेहरा ने बोला पाथ इंडिपेंडेंट. बिल्कुल, पाथ इंडिपेंडेंट सही है. नेक्स्ट हमारा, एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड द स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर इज अप्रोक्सीमेटली, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल की ध्वनि की चाल लगभग कितनी होती है? तो ये आपका इंफॉर्मेटिव सिस्टम है, इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है. क्या बोला गया है यहाँ पे? तो ये सिंपल आपका 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि की चाल लगभग कितनी होती है? 1500 मीटर पर सेकंड होती है. 1500 मीटर पर सेकंड होती है. ये चीज आपको याद रखनी है. चलिए नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 34. एक बार क्वेश्चन नंबर 34 का आपको आंसर करना है. शानदार सा क्वेश्चन है. एक बार ऐसे क्वेश्चन स्टूडेंट आपको प्रीवियस ईयर में देखने को मिलेंगे. अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे तो यहां से आप ऐसे क्वेश्चंस आपको मिले हुए हैं.
बिल्कुल, परी गोयल ने एपेक्स से कोर्स लिया हुआ है और टेस्ट सीरीज भी यहां से है, टेस्ट सीरीज भी वो ले रहे हैं और उनको बेनिफिट मिल रहा है। लेट अस कंसीडर कॉपर वायर हैविंग रेडियस आर। कोई भी एक वायर है जिसके पास में हमारे पास में रेडियस आर है एंड लेंथ एल। लेट्स इट्स रेजिस्टेंस बी आर। इसका रेजिस्टेंस कितना है? आर है। तो हमें पता है कि रेजिस्टेंस हमारा इसका वायर के रेडियस और इससे क्या रिलेशन रहता है? देखिए, आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए होता है, ये रिलेशन हमारा रहता है कि मींस अगर हम लेंथ को इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करेगा और अगर हम एरिया को इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस हमारा डिक्रीज करेगा। यहां पर रेडियस आपको कितना गिवन है? आर गिवन है, तो हम यहां से वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया निकाल सकते हैं, दैट इज पाई आर स्क्वायर। सभी को कमेंट करना है 34 में क्या है, 34 क्वेश्चन में क्या आंसर आने वाला है, एक बार इसको कमेंट करना है। देखिए, तो एरिया कितना आने वाला है? पाई आर स्क्वायर। पुट करता हूं मैं यहां से, तो आर इक्वल टू कितना हो रहा है? रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर। इतना हमारा रेजिस्टेंस बनता है, ये हमारे को रेजिस्टेंस दिया हुआ है। देखिए, इफ रेडियस ऑफ अनदर कॉपर वायर इज 2r, तो दूसरा कोई वायर है उसका रेडियस कितना है? 2r है और लेंथ है हमारा उसका l/2, देन द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर विल बी। सेकंड केस में क्या बोला गया है? हमारा जनरल फॉर्मूला ये होता है, सेकंड केस में बोला गया है कि लेंथ को हमने क्या कर दिया है? हाफ कर दिया है। तो यहां से मैं लिखना चाहूंगा आपके लिए, देखिए स्टूडेंट, r इक्वल टू रो, लेंथ को हमने क्या कर दिया है? हाफ कर दिया, तो l/2 और रेजिस्टेंस, रेडियस को हमने क्या कर दिया? दुगना कर दिया, दैट इज 2r का होल स्क्वायर। तो यहां से क्या बनाएगा? रो एल अपॉन 2 इंटू पाई आर स्क्वायर, और ये 2 आपका क्या बनाएगा? 2 आपका ये बनाने वाला है आपका मल्टीप्लाई होके स्क्वायर होके 8 बनाने वाला है। तो यहां से फाइनली क्या बनने वाला है? रो डैश, नया जो हमारा रेजिस्टेंस आने वाला है, तो यहां से 8 यहां से मल्टीप्लाई होके 4 यहां पर आने वाला है। ये यहां पर ये आर स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 बना लेगा ये। तो यहां से इसको सॉल्व करते हैं, तो आर डैश इक्वल टू रो एल अपॉन 8 पाई आर स्क्वायर। तो आर डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा? r/8, r/8, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल, जिनका भी आंसर आया है अंश नेहरा का ऑप्शन नंबर डी आया है, बिल्कुल सही है अंश नेहरा का आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? शानदार सा क्वेश्चन है, देखिए, बेसिक साइंटिफिक प्रिंसिपल बिहाइंड ए न्यूक्लियर रिएक्टर। बेसिक साइंटिफिक प्रिंसिपल बिहाइंड द न्यूक्लियर रिएक्टर इज, परमाणु रिएक्टर के पीछे मूल वैज्ञानिक सिद्धांत क्या है? क्यों हमारा ये इस तरीके से वर्क होता है? तो न्यूक्लियर फ्यूजन, कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन, अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन और कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन। तो दो टाइप से हमारे पास में होता है, एक नाभिकीय संलयन होता है जिसको हम न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं, और एक होता है हमारे पास में न्यूक्लियर फिजन जिसे नाभिकीय विखंडन बोलते हैं। तो जब भी हम रिएक्टर के अंदर बात करते हैं तो इसके अंदर क्या होता है कि कोई भी एक भारी नाभिक क्या कर जाता है? छोटे छोटे नाभिकों में टूट जाता है और टूटने के पश्चात लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, वो एनर्जी को वो रिलीज करता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फिजन बोलते हैं, नाभिकीय विखंडन बोलते हैं, न्यूक्लियर फिजन या नाभिकीय विखंडन। इसके अंदर न्यूक्लियर फिजन कैसा होना चाहिए? हमारा कंट्रोल्ड फिजन होना चाहिए। तो राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर टी, नियंत्रित परमाणु विखंडन के द्वारा हम इसको क्या कर सकते हैं? परमाणु रिएक्टर के पीछे हमारा मूल सिद्धांत यही है। तो राइट ऑप्शन बनेगा इसके अंदर 35 के अंदर ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा राइट ऑप्शन बनने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन चार्ज एन इंसुलेटर। एक इंसुलेटर को कौन चार्ज कर सकता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन चार्ज एन इंसुलेटर। इंसुलेटर को कौन चार्ज कर सकता है? करंट इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड। ये हमारी धारा वैद्युतिकी, स्थैतिकी वैद्युतिकी, चुंबकीय क्षेत्र और गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र। एक बार इस क्वेश्चन नंबर 36 का आपको आंसर बताना है।
क्वेश्चन नंबर 36 में क्या आंसर आने वाला है? तो स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहूंगा कि जितने भी हमारे मटेरियल होते हैं तो उनको अगर हम कैटेगराइज करते हैं तो कैटेगराइज करने के लिए एक तो फर्स्ट हमारे पास में कंडक्टर होता है, सेकंड हमारे पास में नॉन कंडक्टर होता है, और लास्ट में होता है हमारे पास में सेमी कंडक्टर। करंट को कैरी करता है उसको कंडक्टर बोलते हैं, और जो करंट को कैरी नहीं करता है उसे नॉन कंडक्टर बोलते हैं। और सेमी कंडक्टर हमारे पार्शियली कंडक्टर और पार्शियली नॉन कंडक्टर की तरह वर्क करते हैं। अगर हम फर्दर नॉन कंडक्टर को डिवाइड करना चाहते हैं तो ये दो पार्ट में डिवाइड होंगे। कौन कौन से पार्ट होने वाले? वो इंसुलेटर और डाइलेक्ट्रिक। इंसुलेटर और डाइलेक्ट्रिक में क्या डिफरेंस होता है दोनों के अंदर हम देखते हैं। यहां पर इसके अंदर क्या रहता है, ये नॉन कंडक्टर के बारे में हम बात कर रहे हैं, नॉन कंडक्टर के बारे में यहां पर हम बात करते हैं। तो इंसुलेटर में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज हमारा कैसा रहता है, रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। लेकिन जैसे ही हम इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद में क्या हो जाता है कि इसमें एक डाइपोल से क्रिएट हो जाते हैं, जैसे माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में ये अलाइन हो जाते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें क्या हो जाती है हमारी एक स्पेशल डायरेक्शन में हो जाते हैं। तो इस फिनोमेना को हम बोलते हैं पोलराइजेशन। और ये कब होता है? स्टैटिक करंट के कारण। स्टैटिक करंट का मतलब होता है जब भी आपका चार्ज रुका हुआ रहता है। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा राइट ऑप्शन बनने वाला है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 के अंदर। 37 हमारा थर्मोडायनेमिक्स से है। देखिए क्या बोला गया है एक बार इस क्वेश्चन का 37 क्वेश्चन नंबर 37 का आपको आंसर करना है कि इसका क्या आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 37, which one of the following statement regarding the thermos, which one of the following statement regarding the thermos flask in not is correct? तो हमें क्या फाइंड करना है? आपको क्या फाइंड करना है? नॉट करेक्ट आपको फाइंड करना है कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा नॉट करेक्ट है, उसे हमें फाइंड करना है। तो राइट ऑप्शन हमें देखनी है कि किस तरीके से होगा। द वॉल्स ऑफ फ्लास्क आर सेपरेटेड बाय वैक्यूम एंड मेड ऑफ द ग्लास विच इज पुअर कंडक्टर। बिल्कुल डेफिनेटली ये क्या होता है हमारा कि ये सेपरेटेड, जब भी हमारी इसकी थर्मस की दीवारों के बारे में बात करते हैं तो ये फ्लास्क की दीवारें हमारी ग्लास की बनी हुई होती है और इन दो दीवारों के बीच में क्या रहता है हमारा वैक्यूम रहता है जो कि पुअर कंडक्टर रहता है। तो ये राइट ऑप्शन हमारा इसका ये सही रहने वाला है। द ग्लास वॉल्स देमसेल्व्स हैव शाइनी सरफेस, बिल्कुल उसमें चमकदार सतह रहती है। द सरफेस ऑफ इनर वॉल रेडिएट गुड अमाउंट ऑफ हीट, नहीं गुड अमाउंट ऑफ हीट एंड द सरफेस ऑफ आउटर वॉल एब्जॉर्ब सम ऑफ द हीट दैट इज रेडिएटेड फ्रॉम द इनर वॉल। द कॉर्क सपोर्ट द पुअर कंडक्टर ऑफ द हीट, बिल्कुल ये कॉर्क हमारा क्या करता है बाहर उसकी हीट को नहीं निकलने देता है। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी। हमें नॉट करेक्ट निकालना है। तो इसमें ये हमारी जो इनर वॉल रेडिएट गुड अमाउंट ऑफ हीट, तो इनर वॉल हमारी गुड अमाउंट ऑफ हीट को रेडिएट नहीं करती है। और ये क्योंकि वैक्यूम रहता है, बाहर की तरफ वैक्यूम है, तो वो कैसे किस तरीके से वो बाहर की तरफ भेज पाएगा। तो इसीलिए ये हमारा स्टेटमेंट रॉन्ग है और हमें रॉन्ग स्टेटमेंट निकालना तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा which one of the following could be melting point of the iron? हाँ, which one of the following could be melting point of the iron? तो आयरन का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है, याद रखना है डायरेक्टली आपको कि 1500 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा राइट ऑप्शन बनने वाला है। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ रही होगी। चलिए स्टूडेंट, एक इंफॉर्मेशन आपके लिए कि एपेक्स क्लासेस के डिजिटल मंच पर
डेली सुबह 7 बजे आपके करंट अफेयर की क्लास आती है, जिसमें आपका स्टैटिक जीके, करंट अफेयर और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहते हैं वो यहां पर आपके करवाए जा रहे हैं। तो इस क्लास को भी आपको ज्यादा से ज्यादा एक बार देखना है, ताकि आपके जो करंट अफेयर वाला जो सेक्शन है वो आपका मजबूत हो सके। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। आज की क्लास के लिए हमने देखा था, जितना भी हमने क्वेश्चंस देखे वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अपेक्स डिफेंस एकेडमी, जिसमें आपको एयरफोर्स, एनडीए, नेवी, आर्मी, इन सब की एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से करवाई जाती है। तो एक बार अगर आपको इंस्टीट्यूट विजिट कर सकते हो, गोपालपुरा बाईपास जयपुर वाले इंस्टीट्यूट पर, या फिर आपका जो जोधपुर वाला जो इंस्टीट्यूट है, जोधपुर वाला ब्रांच पर भी आप जाके विजिट कर सकते हो। और नीचे दिए गए जो नंबर आपके पास में स्क्रीन पे चल रहे हैं, इन पर भी आप एक बार कॉल करके इंफॉर्मेशन, आपके फर्दर इंफॉर्मेशन ले सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू।